हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री को, यानी कि जो आधुनिक भारतीय इतिहास है हमने वो स्टार्ट किया था। और उसके स्टार्ट के क्रम में हमने देखा था कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने जो यूरोपीय कंपनियां थीं भारत में कैसे आई थीं और उनका कैसे निर्माण हुआ था, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। जिसमें हमने कल जो पढ़ा था, पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ लिया था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लिया था। और डचों का जो मैंने बताया था कि बेदरा के युद्ध से उनका क्या हो जाता है, एक तरीके से भारत से उनका वो हो जाता है कि वो भारत से बाहर चले जाते हैं और भारत में उनका क्या जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है बेदरा के युद्ध में, जब अंग्रेज़ों से उनका युद्ध होता है। अब जो हम आज पढ़ेंगे, अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे, डेनिश के बारे में पढ़ेंगे। आज जितनी भी कंपनियां सारी पढ़ लेंगे। और फ्रांस का जो फ्रांस और जो अंग्रेज़ हैं उनके बीच में जो कर्नाटक बोर होते हैं, 3 कर्नाटक बोर, जो कभी भी किसी के समझ में नहीं आता है कि आखिरकार कर्नाटक बोर में हुआ क्या था, क्या चीज़ें चल रही थी कर्नाटक के युद्ध में, किसके किसके बीच में हो रहा था और कैसे कैसे कौन कौन लोग उसमें शामिल हो रहे थे। तो ये आज सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं। तो क्लास को बिल्कुल शुरू से देखिए और लास्ट तक देखना, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। फिलहाल तो ये मैप देखिए, यहाँ पे देखिए मैप में हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ों के बारे में। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका इंडिया है। आपको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, उससे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये इंडिया है। तो ये आपका क्या है, ये आपका इंडिया है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है ये आपका इंडिया है। और ये जो है आपका, ये सारा का सारा आपका क्या है, ये यूरोप है। ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका मतलब महाद्वीप है ये। और ये इतना क्या है, ये आपका यूरोप है, यहाँ से ये यूरोप है। और यूरोप के ही देश आपके कहाँ हैं, यहाँ पे आते हैं, भारत में आते हैं ना। अब जो आपका अंग्रेज है, मतलब जो ब्रिटेन है, वो आपके कहाँ पे है। देखिए ब्रिटेन का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ब्रिटेन का हिस्सा है। यहाँ से ब्रिटेन यहाँ से चलते हैं और ये अपना जहाज़ लेके यहाँ से, जहाज ही मतलब जहाज़ के जरिए ही आते हैं। तो ये आपके कहाँ पे, यहाँ पे आते हैं और इधर भी जाते हैं। ये मतलब क्या है, एक तरीके का रास्ता है, इधर भी जाते हैं क्योंकि अंग्रेज़ तो कई एक देशों में इनका राज था, कई एक देशों में ये अपनी कंपनियां, ये अपने उपनिवेशवाद स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे ये इंडिया में आते हैं। तो ये इंडिया में कहाँ से आते हैं, यूरोप से आते हैं। यूरोप क्या है, एक जैसे कि आपका एशिया है, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कि आपका अमेरिका आपका क्या है, एक महाद्वीप है, जैसे कि आपका साउथ अफ्रीका आपका एक महाद्वीप है। तो ये जितने भी आपके महाद्वीप हैं, ऐसे ही आपका यूरोप भी एक महाद्वीप है। उसी महाद्वीप में एक देश है आपका, कौन सा, ब्रिटेन। ब्रिटेन से आपके आते हैं ये अंग्रेज। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं और आगे आप लोगों को समझाते भी हैं। तो देखिए अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश, ये जो है 1608 में आते हैं भारत में और 1947 तक रहते हैं। 1947 यानी कि जब तक भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़के भारत को आज़ाद नहीं करा लेता है, तब तक ये अंग्रेज भारत पे शासन करते हैं। 1608 से लेके आपका कब तक रहते हैं, 1947 तक। अगर आप इनको जोड़ें तो लगभग लगभग आपकी 350 सालें होती हैं और 350 साल तक ये भारत में रहते हैं। लेकिन ये 350 साल भारत पे राज नहीं करते हैं। राज तो इनका स्टार्ट होता है प्लासी के युद्ध के बाद। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं और वहाँ तक पहुँचेंगे कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ था। तो देखिए अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी जो स्थापना होती है ये 1600 में होती है। हमने पिछली क्लास में भी ये आपको बताया था, 1600 में अंग्रेज़ों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और इसको जो स्थापना जब होती है तो इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। देखिए सबसे पहली बात, 1600 का टाइम पीरियड है और 1600 के टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि भारत में अकबर का शासन था। 1605 तक रहते हैं ना अकबर, तो अकबर का शासन था। और ये जो कंपनी थी ये महारानी एलिजाबेथ ने इसको मतलब क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। इसकी जो स्थापना हुई थी महारानी एलिजाबेथ के टाइम पे होती है। और महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों का क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 15 वर्षों का एक चार्टर तैयार करती हैं। और उस चार्टर में क्या होता है दोस्तों, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक क्या दे दिया जाता है, एक फरमान दे दिया जाता है। एक तरीके से एक आपको कानून दे दिया जाता है, एक आपका अधिकार पत्र दे दिया जाता है जिसका नाम होता है चार्टर एक्ट।
तो वो दे दिया जाता है कि आप जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। और पूर्वी देश कौन से हैं? ये आपका भारत है। जो भी आपके एशिया में पड़ते हैं सारे के सारे आपके क्या हैं? पूर्वी देश हैं, क्योंकि आपका यूरोप जो है वो पश्चिम में पड़ता है, तो इसलिए इनके हिसाब से ये पूर्वी हो गया। तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए देते हैं 15 वर्षों का चार्टर एक्ट। ये 15 वर्षों का चार्टर एक्ट का मतलब क्या है सर? कि 15 वर्ष तक आप जाइए व्यापार करिए, उसके बाद हम फिर से देखेंगे कि आपको व्यापार करना है या नहीं करना है। लेकिन होता क्या है 1615 में, देखिए 1600 में तो आपका क्या होता है 15 वर्षों का चार्टर एक्ट मिल जाता है। लेकिन जब 1615 यानी कि 15 वर्षें जब पूरी हो जाती हैं, उस टाइम पे महारानी एलिजाबेथ नहीं होती हैं, उस टाइम पे होते हैं जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम जो कि स्टुअर्ट वंश के होते हैं, वो क्या कर देते हैं, इस जो घोषणा पत्र था, जो आपका चार्टर एक्ट था, इसको वो व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा देते हैं। ये जो व्यापारिक ट्रेड एकाधिकार था, ट्रेड मोनोपोली थी, इसको वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं कि आप चाहें जितना समय लीजिए, चाहे जब तक आप व्यापार कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऐसा ये बोल देते हैं कौन? जेम्स प्रथम। तब अब क्या होता है, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे के पूरे राइट मिल गए। कितना भी आप क्या करें, कितना भी एक तरीके से ये क्या कर सकते थे, व्यापार अपना कभी भी कहाँ तक जहाँ तक चाहे फैला सकते थे, और कितने भी टाइम के लिए अनलिमिटेड टाइम दे दिया था इनको। अब देखिए ये जो कंपनी थी, ये जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक निजी कंपनी थी। निजी बोले तो प्राइवेट कंपनी थी। और ये शेयर थी, शेयर बोले तो शेयरधारकों ने इसमें हिस्सा लिया था। मतलब जैसे कि कोई मिलके कुछ लोग कंपनी को स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ये कंपनी थी। तो इसमें 24 लोग थे, 24 इसके शेयर होल्डर थे, 24 इसमें हिस्सेदार थे, जिनको निदेशक मंडल बोला गया था। 24 लोगों को इसमें क्या है, ये हिस्से थे इसमें 24 लोगों का, और ये क्या है, इनको बोला गया था निदेशक मंडल। यानी 24 लोगों ने मिलकर ये कंपनी खड़ी की थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर बनता है दोस्तों, वो कौन बनता है? थॉमस स्मिथ को पहला गवर्नर बनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन होता है? थॉमस स्मिथ। और ये बात शायद ही आप पढ़ते होंगे कभी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर होता है, जब ये बनती है 1600 में जब ये बनी थी, तो उस टाइम पे जो गवर्नर था वो कौन था? थॉमस स्मिथ। अब ये जो बनी थी, अब ये भारत में कैसे आएगी? देखिए हमने बता तो दिया ये 15 वर्षों का चार्टर एक्ट लेके आते हैं, लेकिन भारत में आता कौन है? अभी ये भारत में नहीं आए थे 15 वर्षों को चार्टर एक्ट लेके, भारत में नहीं आए। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है पूर्वी देशों के साथ व्यापार। अभी भारत में थोड़ा ना आए, भारत में तो ये हाकिन्स जब आते हैं तब भारत में एंट्री होती है इस कंपनी की। और भारत में हाकिन्स कब आते हैं? 1608 में आते हैं। 1600 कहीं कहीं के 7 भी मिलता है, कहीं कहीं पे 6 भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको सही डेट आपको चाहिए है तो 1608 में क्या है, ये आते हैं कौन? हॉकिन्स। और कहाँ पे आते हैं? सूरत में आते हैं। और सूरत में आते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आने वाला पहला मतलब अंग्रेज कौन था, तो यही थे हाकिन्स। कौन थे? सूरत में आए थे, और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में आए थे। भारत आने वाला पहला अंग्रेज यही थे, पहले अंग्रेज यही थे। अब देखिए सूरत में इन्होंने क्या किया था, पहली अस्थायी कोठी भी बनाई थी। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि अंग्रेजों की जो पहली कोठी बनती है वो मसूलीपट्टनम में बनती है 1611 में। लेकिन जब ये 1608 में आते हैं हॉकिन्स, तो ये सूरत में आते हैं। तो सूरत में एक मतलब एक तरीके से निवास टाइप में अपनी एक कोठी बना लेते हैं रहने के लिए, एक तरीके से, चाहे फिर वो किसी भी तरह की बना लेते हैं, मतलब वहाँ पे टिकने के लिए बना लेते हैं। तो एक ऐसी कोठी बना लेते हैं। लेकिन आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मसूलीपट्टनम ही लगाना पहली कोठी। इनकी जो अस्थायी कोठी थी वो कैसी थी? वो भी अस्थायी कोठी थी, और मसूलीपट्टनम में बनाई थी इन्होंने। जो इनकी स्थायी कोठी बनेगी वो आपकी सूरत में बनेगी, अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी तो हाकिन्स पहली कोठी यहाँ पे स्थापित करते हैं। और ये हेक्टस नामक एक जहाज होता है, तो उस जहाज से आते हैं। ये बड़ा पूछा जाता है कि हॉकिन्स जो भारत में आए थे तो वो किस जहाज से आए थे, तो एक जहाज आया था हेक्टस। देखिए हॉकिन्स में भी हॉकिन्स और हेक्टस थोड़े से मैच भी खा रहे हैं। तो हॉकिन्स जो आए थे वो हेक्टस नामक जहाज से आए थे, और 1609 में ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। सूरत में तो आते हैं, फिर 1 साल रुकते हैं, 1 साल के बाद आपका कहाँ चले जाते हैं? जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, यानी मुग़ल एम्पायर में पहुंचते हैं। और मुग़ल एम्पायर में जब ये पहुंचते हैं तो तुर्की और इनको फारसी तो बड़ी अच्छी आती थी। किनको?
हॉकिंस को तुर्की और फारसी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। तो ये तुर्की और फारसी में बात करते हैं जहांगीर से। जहांगीर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अब 1609 है, 1605 से जहांगीर का शासन स्टार्ट होता है ना, तो 1609 में भी जहांगीर ही रहा होगा। तो जहांगीर से जब ये बात करते हैं तुर्की और फारसी में, तो जहांगीर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति है कि मुझसे अंग्रेज है फिर भी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। मतलब तुर्की में भी बात कर लेता है, फारसी में भी बात कर लेता है, उर्दू में भी बात कर लेता है। तो क्या होता है कि जहांगीर बहुत खुश हो जाते हैं और जहांगीर इसको इंग्लिश खान की उपाधि दे देते हैं और 400 जात का मनसब भी बनाते हैं। क्या करते हैं? 400 जात का मनसब इनको बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 400 जात। मैंने आपको बताया था मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था में एक सवार होता था, एक जात होती थी, मतलब ये पद होते थे। तो 400 जात का मनसब इसको बनाया था, किसको? हॉकिंस को। किसने बनाया था? जहांगीर ने। अब देखिए हॉकिंस क्या होता है, 1611 में वापस चला जाता है। 1611 में जैसे ही वापस जाते हैं तो एक दूसरा व्यक्ति आता है और उसका नाम होता है मिडल्टन। तो मिडल्टन आपका कब आता है? मिडल्टन आपका आता है 1611 में। 1611 में मिडल्टन आता है भारत, और भारत में जब आता है तो स्वाली युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था इसने। 1611 में एक युद्ध हो जाता है, किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ, क्योंकि पुर्तगाली कंपनी तो वहाँ पहले से ही थी। तो पुर्तगालियों के साथ एक युद्ध होता है अंग्रेजों का, स्वाली बार का युद्ध, जिसे स्वाली बार युद्ध बोलते हैं या स्वाली युद्ध भी बोलते हैं। तो ये पुर्तगालियों के साथ होता है 1611 में। तो पुर्तगालियों को इन्होंने हरा दिया था, और ये ऐसा युद्ध था अंग्रेजों का भारत में पहला युद्ध था, लेकिन ये भारत के खिलाफ नहीं था। अंग्रेजों का भारत में पहला युद्ध कौन सा होता है? तो स्वाली बार का युद्ध होता है, स्वाली युद्ध होता है। लेकिन ये अंग्रेजों का जो युद्ध था, ये अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ नहीं किया था, ये पुर्तगालियों के खिलाफ था, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे क्या होता है। 1611 में इनकी एक पहली कोठी बनती है, जिसको अस्थायी कोठी कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कोठी बोलें या कोई कारखाना बोलें या फिर कोई केंद्र बोलें, एक ही बात होगी कि पहली कोठी कहाँ पे बनी थी, इनका प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो ये सारी बातें एक ही चीज़ होती हैं, कोठी, कारखाना, कुछ भी, फैक्ट्री, कुछ भी बोलें आप, एक ही बात समझना। तो पहली इनकी फैक्ट्री या कोठी 1611 में बनती है मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी। दूसरी क्या है, 1613 में ये स्थायी अपनी बनाते हैं, और वो आपकी कहाँ पे होती है? सूरत में। 1613 में सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी खोलते हैं जहांगीर के शाही फरमान से, क्योंकि जहांगीर से ये मिल चुके थे। कौन? हॉकिंस वगैरह। तो मिडल्टन भी मिला होगा, तो मिडल्टन से, मतलब मिडल्टन ने क्या किया, जहांगीर से एक फरमान जारी करा लिया। मतलब जहांगीर ने फरमान दे दिया कि आप कोठी बना सकते हो, सूरत में जाओ आप कोठी बना सकते हो, और परमानेंटली भी आप बना सकते हो। तो परमानेंटली जो कोठी बनाई थी वो जहांगीर के शाही फरमान के द्वारा बनी थी, और ये बनाई थी मिडल्टन ने। अब एक व्यक्ति और आते हैं, टॉमस रो आते हैं, और टॉमस रो क्या करते हैं, 1615 में सूरत पहुंचता है ये भी, और जेम्स प्रथम का राजदूत होता है। क्या होता है ये? 1615 में सूरत में आता है, और ये जेम्स प्रथम का राजदूत होता है। जो अभी हमने पढ़ा था ना कि जेम्स प्रथम ने जो, क्या बोलता हूँ मैं, जो चार्टर एक्ट था उसको अनलिमिटेड समय के लिए बढ़ा दिया था, व्यापारिक जो एकाधिकार था उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया था। तो वो इसका क्या था, जेम्स प्रथम का ये राजदूत होता है। कौन? टॉमस रो। 1616 में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है ये टॉमस रो। देखो आते कहाँ पे? सूरत में आते हैं, लेकिन पहुंचता कहाँ पे? मैंने आपको बताया हॉकिंस भी सूरत में आया, मिडल्टन भी सूरत में आया, टॉमस रो भी सूरत में आया। तो सारे के सारे सूरत में आ रहे हैं, सारे के सारे व्यक्ति सूरत में आ रहे हैं। और 1616 में ये कहाँ पहुंचता है? जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, और 1616 से लेके 1618 तक मुगल दरबार में ये रुका। कौन? टॉमस रो 2 साल तक जहांगीर के दरबार में रुकता है, और जब ये रुकता है तो भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेता है कि मुझे भारत में क्या है, ट्रेड करना है, व्यापार करना है, हमको कुछ नहीं कहा, आप अपना शासन कीजिए, आप तो शासन कर ही रहे हैं, हमें क्या है, हम विदेश से आए हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है कि ये चीज़ देखो, ये आपके भारत में नहीं है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, अब आपके यहाँ पे फ़ायदा होगा तो आपको भी थोड़ा कमीशन मिलेगा, ये चीज़, और आपका नाम भी होगा कि हाँ मुग़ल साम्राज्य में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी बातें पढ़ा के ये क्या है, वहाँ से व्यापार की अनुमति ले लेते हैं, और जब ये ले लेते हैं व्यापार की अनुमति तो व्यापार इनका स्टार्ट हो जाता है। अब 1633 में ये बालासोर उड़ीसा में एक व्यापारिक कोठी खोलते हैं। अलग अलग जगह पे भी कोठियाँ खोलना स्टार्ट कर देंगे, कहीं उड़ीसा में खोलेंगे तो कहीं हुगली में खोलेंगे, कहीं कासिम बाजार में खोलेंगे तो कहीं चिंसुरा में खोलेंगे। मतलब अलग अलग जगह पे ये क्या होंगी, इनकी अब कोठियाँ स्टार्ट
हो जाएंगी, कहीं कोलकाता में खुलेगी। तो बालासोर 1633 उड़ीसा में ये अपनी व्यापारिक कोठी खोलते हैं और 1651 में बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री खुलती है जो हुगली में होती है। कहाँ पे होती है? हुगली में होती है। और ये शाह शुजा एक व्यक्ति होता है, शाह शुजा, जो कि आपका क्या होता है, मुगल जो होते हैं ना, उन्हीं का एक मतलब मुगल शासक ही होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया होगा क्या, मैंने पढ़ा ही था। तो शाह शुजा के द्वारा ये क्या है, पहली फैक्ट्री हुगली में खोलते हैं, हुगली में। अब क्या है, व्यापारिक अनुमति 3000 रुपये वार्षिक। और जब ये खोलते हैं हुगली में तो इनको इसमें जो व्यापारिक की अनुमति मिलती है ना, कि आप हुगली में भी व्यापार करोगे, तो ये जो व्यापार की अनुमति मिलती है 3000 रुपये वार्षिक, ये क्या है, मुगल को देते हैं। क्योंकि मुगलों का ही उस समय भारत में वर्चस्व था, तो मुगलों को 3000 रुपये वार्षिक मिल जाते थे और ये क्या करते थे, अपनी फैक्ट्री को चला सकते थे। एक तरीके से किराया देने उनको पड़ता था बंगाल में फैक्ट्री चलाने के लिए। तो 3000 रुपये वार्षिक इनको क्या है, देना होता था, अनुमति के लिए इन्होंने दी थी। अब क्या है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनके केंद्र कहाँ कहाँ पे थे। अभी मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट केंद्र भी बता दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए कहाँ कहाँ पे इनके केंद्र थे। अंग्रेजों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र, सबसे पहला तो मैंने बताया ही था आपको, मसूलीपट्टनम में इन्होंने खोला था 1611 में। ये इनका प्रथम केंद्र था। और कैसा था, ये इनका अस्थायी केंद्र था। कैसा था दोस्तों, ये इनका अस्थायी केंद्र था। और फिर इन्होंने कहाँ पे खोला, 1613 में खोला था, जो कि इनका स्थायी केंद्र था। 1613 में इन्होंने सूरत में फिर से खोला जाके। फिर इन्होंने उड़ीसा में भी, अभी हमने बताया था, बालासोर 1633 में खोला था। इन्होंने हुगली में भी खोला था। इन्होंने कासिम बाजार में भी खोला था। इन्होंने बम्बई में 1668 में अपना क्या है, कारखाना चलाया था, कारखाना यानी कि फैक्ट्री डाली थी। और कोलकाता में 1698 में फोर्ट विलियम जो है ना, फोर्ट विलियम जो बनता है, वहाँ पे कोलकाता में इन्होंने 1698 में अपनी फैक्ट्री खोली थी। और मद्रास में भी इनकी एक फैक्ट्री थी, और मद्रास तो इनके अंडर में ही था। अभी मद्रास और जो क्या बोलते हैं पौंडीचेरी है ना, इनके बीच में तो युद्ध होंगे, कर्नाटक बोर तो इन्हीं के कारण होंगे। तो मद्रास में एक इनकी खुली थी, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज, यहाँ पे क्या था, एक फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक क्या बोलता हूँ मैं, एक तरीके का एक चर्च था। फोर्ट सेंट जॉर्ज एक तरीके का एक अड्डा था इनका। और कुडुल्लोर, क्या है, कुडुल्लोर, यहाँ पर भी इनका क्या था, यहाँ पे फोर्ट सेंट डेविड। अभी फोर्ट सेंट डेविड और फोर्ट सेंट जॉर्ज हैं क्या, ये व्यक्ति के नाम है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को मतलब चलाने में क्या एक तरीके से रोल निभाया था। जैसे मद्रास में जो फैक्ट्री चली थी, मद्रास में जो फैक्ट्री आई थी, उसमें जॉर्ज का बड़ा ही अहम रोल था, सेंट जॉर्ज का, और यहाँ पे सेंट डेविड का बड़ा ही रोल था। तो इसलिए इनके नाम पर इनका नाम भी रख दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें थी। अब आगे देखिए, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा, पुर्तगाली जो राजकुमारी होती हैं कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह किससे हो जाता है, ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय थे। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। पुर्तगाल की राजधानी नहीं, पुर्तगाल की राजकुमारी कौन होती हैं, कैथरीन ब्रिगेंजा। और ब्रिटेन के जो राजा होते हैं यानी कि राजकुमार होते हैं, चार्ल्स द्वितीय, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और विवाह में बम्बई दहेज में मिलता है किसको, चार्ल्स द्वितीय को। और ये जो बम्बई दहेज में मिलता है, देखिए चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया था, बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। किसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 10 पाउंड मतलब 10 पाउंड इनको मिल जाते, सिर्फ 10 पाउंड इनको दे दिए जाते थे। और ये क्या है, इन्होंने किराए पे दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था ये बम्बई, कि आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री चलाओ। 1668 में क्या होता है, देखिए ये जो पुर्तगाल की राजकुमारी, इनकी शादी 1651 में होती है और बम्बई दहेज में चला जाता है चार्ल्स द्वितीय के पास। और चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को ये किराए पे दे देते हैं। और ये जो बम्बई है ना, जिसकी बात कर रहे हैं, बम्बई की जो स्थापना है वो 1668 में गेराल्ड ओगेयर ने मुंबई की स्थापना कर दी थी। हालांकि ये बम्बई हमने 1651 में शादी की, दहेज में मिला, तो 1668 का क्या मतलब है सर, 17 साल बाद बम्बई की स्थापना हुई? नहीं, बम्बई की स्थापना, तो स्थापना क्या है, बम्बई का नाम दे दिया गया। बम्बई की कोई स्थापना थोड़ी ना होती है, बम्बई उसको नाम जो मिलता है वो गेराल्ड ओगेयर के द्वारा मिलता है। तो बम्बई की स्थापना इन्हीं के द्वारा होती है। कौन है, गेराल्ड ओगेयर। और ये 1687 में सूरत से मुंबई इन्होंने केंद्र भी बना लिया था। क्या है, 1687 में सूरत से मुंबई इनका क्या बन गया था, केंद्र बन गया था।
फिर क्या होता है, 1668 में ही औरंगजेब ने अंग्रेज़ों से मसूलीपट्टनम को छीन लिया था। जो मसूलीपट्टनम इनका प्रथम केंद्र था, वो औरंगजेब ने इनसे छीन लिया था अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ों ने इसके लिए बड़ी माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल काल में मुग़ल के ख़िलाफ़ अगर आप कुछ भी करोगे तो मतलब एक तरीके से बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती थी, क्योंकि अंग्रेज़ अभी उस टाइम पे इतने पावरफुल तो थे ही नहीं, वो तो व्यापार की दृष्टि से आए थे। तो अंग्रेज़ों से जो मसूलीपट्टनम था वो छीन लिया गया। अंग्रेज़ों ने माफ़ी मांगी कि हमने ये गलती की है यहाँ पे फैक्ट्री डाल के, और हमें पता नहीं था कि आप मतलब ऐसे वैसे नहीं चलाने देंगे, हमने तो जहांगीर से फरमान ले लिया था। तो ऐसी वैसी बातें होती रहती हैं और ये माफ़ी मांग लेते हैं। और ये इनकी एक ट्रिक होती है, एक चाल होती है। बंगाल में क्या होता है, 1698 में 3 गांव मैंने आपको बताए हैं, नहीं बताए हैं तो मैं बता देता हूँ। क्या है, 3 गांव होते हैं जिनका नाम होता है सुतांती। एक तो आपका सुतांती होता है, गोविंदपुर होता है और कोलकाता होता है। ये कोलकाता गांव है, नहीं ये शहर है, लेकिन पहले ये गांव ही था। क्या था, उस नाम का एक गांव होता था, बल्कि इसको कोलकाता नहीं कोलाकती या कैलीकट बोला जाता था। तो मैंने यहाँ पे कोलकाता, क्योंकि ये कोलकाता ही है। तो सुतांती, गोविंदपुर, कोलकाता, ये 3 गांव थे 1698 में। इनको मिला के क्या है, इनकी जो जमींदारी थी ये अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले ली थी। मात्र 1200 रुपये देकर, 1200 रुपये देकर जो यहाँ के जमींदार, जैसे सुतांती, गोविंदपुर, कोलकाता, ये 3 गांव हैं, इनके भी तो कोई शासक होंगे, यहाँ पर भी तो कोई रूल कर रहा होगा। तो इनको क्या है, 1200 रुपये दिए और कहा इनकी जो जमींदारी है, जमींदारी मतलब ज़मीन के मालिक हम यहाँ पे बन जाएंगे, 1200 रुपये देते हैं, और जो भी यहाँ पे उपज होगी मैं आपको टैक्स वगैरह देता रहूँगा, और 1200 रुपये आप ये रखिए। तो ऐसी बातें, ये 3 गांव सुतांती, गोविंदपुर, कोलकाता, इनको क्या ले लेते हैं, एक तरीके से ये कब्जे में ले लेते हैं। मतलब पहले तो उंगली पकड़ी, बाद में उसको क्या कर लिया, कब्जे में ले लिया, कब्जे में ले लिया। अब क्या हुआ, जोब चारनोक ने, एक व्यक्ति हैं जोब चारनोक, इन तीनों गांव को मिलाकर कोलकाता शहर की स्थापना की थी। ठीक है, कोलकाता की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, जोब चारनोक ने की थी। और बम्बई की जो किसने की थी, वो गेराल्ड ओगेयर ने की थी। बम्बई की स्थापना गेराल्ड ओगेयर ने की थी, और जोब चारनोक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। और यहीं कलकत्ता शहर में बाद में क्या होता है, फोर्ट विलियम की स्थापना होती है, वो भी जोब चारनोक ही करते हैं। तो फोर्ट विलियम कहाँ पे, कलकत्ता में है, यानी कि कोलकाता में है। और कलकत्ता में क्या है, ये स्थापना भी जोब चारनोक ही करते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। 1717 में क्या है, जब फर्रुखसियर आते हैं, फर्रुखसियर आते हैं, फर्रुखसियर ने क्या कर दिया था, दस्तक पास एक जारी किया था। दस्तक पास जानते हैं आप लोग, दस्तक पास, दस्तक पास जारी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया होगा पिछली क्लासों में कि दस्तक पास एक ऐसा पत्र था जिसके जरिए अंग्रेज़ों को पूरे भारत में ट्रेड करने की अनुमति मिल गई थी, कि आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते थे, जहाँ जहाँ भी मुग़ल शासन है वहाँ वहाँ आप ट्रेड कर सकते थे। ऐसा फरमान जारी कर दिया था इस फर्रुखसियर ने। ये बड़ा, इसकी बड़ी भूल भी थी इसकी, लेकिन इसने कुछ मजबूरियों के तहत किया होगा, या कोई भी इसकी अपनी मंशा रही होगी। अब इसके समय में 1715 में एक शिष्टमंडल आया था, और वही शिष्टमंडल के जरिए ही ये दस्तक पास जारी कराया गया था। 1715 में आता है, लेकिन शिष्टमंडल कब जारी होता है, मतलब दस्तक पास कब जारी होता है, 1717 में। और 1715 में कौन आता है, एक शिष्टमंडल आता है जिसके अध्यक्ष होते हैं जॉन सेरेमन, और उसके साथ एक व्यक्ति आता है डॉक्टर हैमिल्टन। क्योंकि बताया जाता है कि ये जो फर्रुखसियर था, इसको एक बीमारी हो गई थी, बड़ी बुरी बीमारी हो गई थी इसको, तो हैमिल्टन ने उसको ठीक कर दिया था, और इस बदले में इन्होंने दस्तक पास जारी करा लिया था, तो इसीलिए इसने दस्तक पास जारी भी किया था। अब 10,000 रुपये वार्षिक में सूरत के सभी कर इसने माफ़ कर दिए थे, कि आप मुझे 10,000 रुपये वार्षिक देते रहना, सूरत में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, कहीं भी आप कैसे भी व्यापार करो, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई भी आपको लगान या कर कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आप कैसे भी टैक्स मतलब व्यापार कर सकते हो। अब 3,000 रुपये में क्या कर दिया इसने, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी कर माफ़ कर दिए। 3,000 रुपये दो, 1,000 रुपये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 1,000 रुपये दो सबके। तो क्या है, इन तीनों पर भी आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हैं। तो सभी कर, व्यापारिक कर माफ़ कर दिए इसने, फर्रुखसियर ने हर जगह के कर माफ़ कर दिए इसने। और दस्तक पास के कारण, ये जो दस्तक पास जारी किया था, इसी दस्तक पास के कारण ही प्लासी और बक्सर के युद्ध होते हैं, और प्लासी और बक्सर के जो युद्ध होते हैं, यही भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना कराते हैं। अंग्रेजी शासन
भारत में अगर आया, भारत में इतने दिन रूल कर पाया, तो ये प्लासी और बक्सर के युद्ध ही हैं। अगर ये युद्ध ही ना होते तो भारत में अंग्रेज़ों का वर्चस्व ही ना होता और भारत आज कुछ और ही होता। हालांकि नाम तो भारत ही होता, लेकिन उसकी जो पहचान है, उसकी जो मतलब एक तरीके से इकोनॉमी है, उसकी जो राजनीति है, वो अलग ही लेवल की होती। तो मुंबई में जो सिक्के डाले गए थे, देखिए मुंबई में सिक्के भी डालने का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि इन्होंने, अंग्रेज़ों ने मुंबई में जो सिक्के डाल रहे थे, वो काम मुंबई में अंग्रेज कर रहे थे सिक्के डालने का। और ये सिक्के ऐसे थे जो संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलेंगे, ऐसा इस फर्रुखसियर ने क्या कह दिया था, फरमान में जारी कर दिया था कि आप कहीं भी अपने सिक्के चला सकते हो पूरे मुगल साम्राज्य में। और इसने इस दस्तक पास का बड़ा मिसयूज़ किया, अंग्रेज़ों ने बहुत मिसयूज़ किया। जहाँ नहीं भी मतलब अनुमति थी वहाँ भी लगा दिया, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दी कि ये फर्रुखसियर साहब ने दिया है कि यहाँ पे हम टैक्स नहीं देंगे, यहाँ पर क्या है, ये दस्तक पास यहाँ पे काम करेगा। जैसे आप बनवाने नहीं लेते, पैड बनवा लेते हैं किसी नेता का, तो वो मतलब वही बात ऐसी ही हो गई थी। अब एक कंपनी आती है डेनिश। देखिए यहाँ से क्या होता है, अंग्रेजी शासन जो है एक तरीके से घुस जाता है, अंग्रेजी कंपनी क्या है एक तरीके से इस्टेब्लिश हो जाती है भारत में। उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो डेनिश कंपनी को पढ़ लेते हैं। डेनिश आपकी क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है, क्या है 1616 में आती है और 1620 तक क्या है, देखिए यहाँ पे 1616 है और 1620 नहीं है। 1620 में क्या है, ये अपनी मतलब एक तरीके से फैक्ट्री डालते हैं। यहाँ पे मैं डेट को सही कर दूंगा, ये रहते तो 1745 तक हैं, शायद 1745 तक रहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे रहते हैं। ये डेनमार्क की कंपनी थी, डेनिश कंपनी क्या थी आपकी, डेनमार्क की कंपनी थी। और 1616 में इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी स्थापना होती है डेनमार्क की, तभी ये भारत भी चले आते हैं, उसी टाइम पे भारत में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1616 में स्थापना करते हैं, भारत में आते हैं। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख के लाया हूँ, इसमें दो डेटें हैं, एक तो 1620 है। 1620 में क्या है, ये प्रथम फैक्ट्री अपनी खोलते हैं त्रवणकोर में। कहाँ पे खोलते हैं, त्रवणकोर तमिलनाडु। कहाँ पे, त्रवणकोर या फिर तमिलनाडु भी बोल सकते हैं, या ट्रैंकोर बार भी बोल सकते हैं। और दूसरी जो इनकी फैक्ट्री खुलती है वो इनकी 1676 में इनकी द्वितीय फैक्ट्री खुलती है। और ये आपकी कहाँ है, श्रीरामपुर बंगाल में है। तो पहली फैक्ट्री इनकी तमिलनाडु में खुलती है 1620 में, दूसरी आपकी बंगाल में खोलते हैं 1676 में। और ये क्या है, 1745 तक क्या होता है, आते आते इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश को बेच देते हैं, बेच दी, और क्या है, भारत छोड़कर चले गए। सभी फैक्ट्रियाँ अपनी इन्होंने बेच दी ब्रिटिश को, और कहाँ चले गए, भारत छोड़ के चले गए। और एक और कंपनी इसी टाइम पे आती है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि ये कोई मतलब इम्पोर्टेंट कंपनी नहीं होती है, ये स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 नहीं 1731 में आती है। अब इसका जो है व्यापार वो भारत के साथ नहीं रहता है, इसका व्यापार चीन के साथ हो जाता है। भारत में आती जरूर है, लेकिन ये व्यापार भारत में नहीं कर पाती, ये चीन के साथ इसका व्यापार रहता है। तो इसको हम पढ़ते भी नहीं है इसीलिए, क्योंकि इसका भारत से कोई ज़्यादा कनेक्शन भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कि कौन सी चीज़ें आई थी। आगे जो कंपनी आई थी वो फ्रांस की आई थी, 1664 में आती है और 1761 में इसका क्या होता है, एक तरीके से एंड हो जाता है। 1761 तक ये भारत में रुकती है। तो 1664 में आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना 1664 में होती है। लुई 14वें के, भारत में जैसे अलग अलग शासक हुए हैं, फ्रांस में भी अलग अलग शासक हुए हैं, और उन्हीं में एक शासक हुए हैं लुई 14वें। तो लुई 14वें के मंत्री थे कार्लवर्ट, उन्हीं के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की जाती है, कार्लवर्ट के द्वारा। और ये एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, इसमें कोई भी निजी कंपनी मतलब कोई भी शेयरधारक नहीं थे, ये सरकारी कंपनी थी। पूरा का पूरा जो नियंत्रण था वो सरकार का इस पर रहता था। गवर्नर केवल नाम मात्र के लिए इसमें बना दिए जाते थे, लेकिन जो कंट्रोल रहता था वो किसका रहता था, जो कंट्रोल रहता था वो किसका रहता था, वो आपका रहता था सरकार का, यानी कि खुद फ्रेंच का रहता था, पूरे के पूरे फ्रांस के शासक का रहता था, लुई 14वें का रहता था। अब यहाँ पे देखिए, फ्रांसिस कैरो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली है। सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री खुलती है फ्रांसिस कैरो के द्वारा। और द्वितीय फैक्ट्री है 1669 में, अगली साल खोल देते हैं मसूलीपट्टनम में, दूसरी फैक्ट्री डाल देते हैं। फ्रांकोइस मार्टिन एक व्यक्ति हैं जो 1669 में पौंडीचेरी की स्थापना कर देते हैं। क्या ये जो पौंडीचेरी शहर है उसकी स्थापना करते हैं।
और पौंडीचेरी में जो स्थापना करते हैं तो 1693 में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पौंडीचेरी को छीन भी लिया था। देखिए पौंडीचेरी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन ने की और पौंडीचेरी मतलब उसका नाम रखा था उस जगह का, पौंडीचेरी जो जगह थी उस जगह का नाम पौंडीचेरी किसने रखा था? फ्रैंकोइस मार्टिन ने। और 1693 में डचों ने अंग्रेज़ों की सहायता से, देखिए फ्रांस से क्या किया, डचों ने अंग्रेज़ों की सहायता से पौंडीचेरी को छीन लिया था, डचों ने छीना था, ठीक है। और 1697 में क्या है, रिजविक की संधि होती है। रिजविक की संधि के बाद पौंडीचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया था। तो पौंडीचेरी जो है पुनः फ्रांसीसियों को मिल जाती है कब? रिजविक की संधि के बाद। और रिजविक की संधि कब होती है? 1697 में होती है। अब 1697 में देखिए पौंडीचेरी का ये नाम जो आ रहा है पौंडीचेरी, ये फ्रांस का इस पर कंट्रोल रहता है। देखिए पी फॉर पौंडीचेरी और एफ फॉर आपका क्या होता है? फ्रांस। तो पी एफ, ये पौंडीचेरी और फ्रांस का बड़ा अच्छा कनेक्शन है। पौंडीचेरी पे जो अधिकार रहता है वो फ्रांस का ही रहता है और इसी के कारण जो 3 कर्नाटक युद्ध हैं वो भी होंगे, अभी हम पढ़ेंगे। तो चंद्र, और 1690 में इनका जो कंट्रोल था वो चंद्रनगर बंगाल पर भी हो गया था। किसका? चंद्रनगर बंगाल पर इनका कब्जा हो गया था। किनका हो गया था? फ्रांस का। फ्रांसीसियों का कब्जा कहाँ पे हो गया था? चंद्रनगर, जो कि बंगाल में एक व्यक्ति नहीं, एक जगह है, वहाँ पे इनका कब्जा हो गया था। अब फ्रांसीसियों का जो कब्जा था वो कई एक क्षेत्रों पे था। देखिए मैंने कई कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, जैसे कि 1721 में इन्होंने मॉरिशस पर भी अपना कब्जा कर रखा था। जैसे भारत में कर लिया था वैसे ही मॉरिशस में भी इनका कब्जा था। फ्रांसीसियों की बात हो रही है अभी, अंग्रेजों की नहीं, आप कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे फ्रांसीसियों की बात हो रही है। और 1724 में इन्होंने मालाबार को कंप्लीट अपने कब्जे में ले लिया था। और 1739 में कारिकल, जो कराईकल बोलते हैं, उस कराईकल को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। अब फ्रांसीसियों का पतन कैसे हुआ? जब इतना शक्तिशाली इतनी जगह इनके कंट्रोल में आ गई थी तो इनका पतन कैसे हो गया? तो पतन के कुछ कारण होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनके कारण पतन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्या होता है, 1742 तक मात्र व्यापार करना इनका मकसद था। किनका? फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसी जो थे वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा महत्वाकांक्षी रखते थे। जैसे कि अंग्रेज़ों ने व्यापारी किया था भारत में, बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि उन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फ्रांसीसी तो व्यापार पहले बहुत कम टाइम तक तो इन्होंने व्यापार किया, बाद में इनकी मंशा बन गई कि अब भारत पे शासन करना चाहिए। तो 1742 तक तो ये सोच रहे थे कि हम भारत पे व्यापार करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है डुप्ले। 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले आता है। ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसकी मंशा थी कि भारत पे शासन किया जाए, भारत को कैसे भी कैसे एक क्या बोलते हैं, एक उपनिवेशवाद के रूप में स्थापित किया जाए। तो ये क्या है, साम्राज्यवाद की नीति को अपनाता है और साम्राज्यवाद स्थापित करना इसका मकसद हो जाता है इस डुप्ले का। और यही मकसद इसको फेल करा देता है। इसी में ये क्या हो जाता है, इसका पतन भी हो जाता है। क्यों पतन हो जाता है? एक तो ये जब ये भारत में साम्राज्य विस्तार की कोशिश करेंगे तो भारत के जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देंगे। किसी राजा को भड़काएंगे कि देखिए ये जो अंग्रेज हैं ये आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी ये गड़बड़ करते हैं तो मुझे बताइए, मैं इनके साथ मैं आपके साथ हूँ और मैं इनको यहाँ से हटाने में आप लोगों की मदद करूँगा। और उधर जाके उधर भड़का देते थे। ऐसा इनके साथ करते हो रहा था। तो आंतरिक मामलों में ही क्या कर रहे थे, भारत के साथ हस्तक्षेप कर रहे थे। अलग अलग राजाओं के उसमें जाके कहते थे कि देखिए अंग्रेज जो हैं, हालांकि जो कंपटीशन था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में था, लेकिन जहाँ पे वो जिस स्थान पे होता था तो वहाँ का कोई ना कोई पार्टिकुलर राजा तो होता ही था, शासक तो होता ही था। तो शासक को जाके ये बताते थे देखिए अंग्रेज आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं और आप मेरी सेना रखिए, मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसी बातें उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना इनका काम हो गया था। और व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी इतनी हो गई थी कि कैसे भी कैसे अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है और हमको खुद यहाँ पे क्या करना है, शासन करना है। तो इसी शासन के क्रम में इसी चीज़ों के क्रम में क्या होता है, अंग्रेजों से इनके युद्ध होते हैं। और युद्ध होते हैं तो उनको क्या 3 कर्नाटक युद्ध इनके बीच में होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि अंग्रेज और फ्रांस 2 ऐसे देश थे जो पूरे विश्व में अपनी कंपनियां फैला रहे थे, अपनी उपनिवेशवाद को फैला रहे थे और पूरे के पूरे विश्व में ये लड़ भी रहे थे एक दूसरे के साथ। तो इन्हीं के बीच में कर्नाटक युद्ध होते हैं भारत में। अब देखिए कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में तो होते ही होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है।
और कर्नाटक की जो राजधानी होती है वो क्या होती है, अर्काट होती है। देखिए अब एक एक चीज़ समझेंगे, ये चीज़ आपको कभी समझ में नहीं आई होगी कर्नाटक बोर क्या होते हैं, कर्नाटक बोर में क्या क्या हुआ आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। आज सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले तो देख लीजिए कर्नाटक की जो राजधानी है वो अर्काट है। अब एक व्यक्ति आएगा अभी आयरकूट, क्या आएगा, आयरकूट, वो अंग्रेजी गवर्नर होगा। और यहाँ पे क्या है, कर्नाटक की राजधानी अर्काट है। तो इन दो चीज़ों को कंफ्यूज मत करना, आयरकूट और अर्काट को। अर्काट कर्नाटक की राजधानी है, आयरकूट अंग्रेजी गवर्नर है। तो आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के अधीन जो बंदरगाह थे उनकी बात कर लेते हैं। देखिए कर्नाटक में एक तो आपका मद्रास भी आता था और क्या आता था, पौंडीचेरी भी आता। उस टाइम पे जो कर्नाटक था ना वो बहुत बड़ा था। कर्नाटक का जो क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। आज का कर्नाटक छोटा सा है, लेकिन उस टाइम पे कर्नाटक काफ़ी बड़ा हुआ करता था, क्योंकि पहले कम राज्य होते थे। तो मद्रास जो था और जो पौंडीचेरी था ये आपके क्या थे, ये आपके कर्नाटक के अधीन बंदरगाह थे। अब ये जो कर्नाटक के अधीन बंदरगाह थे, इस पे जो मद्रास वाला जो एरिया था इस पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल था, ये अंग्रेज़ों का हेड क्वार्टर था, अंग्रेज़ों का एक तरीके से अड्डा था। और जो पौंडीचेरी था ये फ्रांसीसियों का हेड क्वार्टर था, यहाँ पे फ्रांसी अपना क्या है एक तरीके से अड्डा बनाए हुए थे। अब शुरू होगा इनके बीच में पहला कर्नाटक युद्ध। देखिए पहले कर्नाटक युद्ध में एक्चुअल में हुआ क्या था, देखिए एक एक चीज़ को समझिए, बड़ी मतलब बारीकी से समझेंगे। देखिए कर्नाटक जो युद्ध हुआ, पहले तो इसके कारण देख लीजिए। कारण क्या है, ऑस्ट्रेलिया का युद्ध हो रहा था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 1 मिनट पहले कि फ्रांस और जो इंग्लैंड हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे अलग अलग देशों में। अब जैसे कि आपका मतलब एक मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा लेके, जैसे कि यहाँ पे आपके आप हैं, यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर भी मैं हूँ। अब यहाँ पे कुछ इशू हो गया, यहाँ पे हमारी मतलब सेना है और आपकी सेना, इनमें युद्ध हो गया। तो जो यहाँ पे युद्ध होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में क्या था, अंग्रेज चाहते थे कि हमारा व्यक्ति क्या है एक तरीके से वहाँ पे अंग्रेजों मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया का जो शासक था तो वहाँ पे उत्तराधिकार का कुछ इशू था। ऑस्ट्रेलिया का जो शासक था तो शासक मर गया था, बाद में उत्तराधिकारी के लिए वहाँ पे क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकारी चुना जाना था, तो अंग्रेज चाहते थे कि हमारा व्यक्ति वहाँ पे जो हमारे सपोर्ट में वो व्यक्ति वहाँ पे एक तरीके से बैठे, और जो फ्रांस चाहते थे हमारा जो मतलब जो व्यक्ति है जो हमारी सपोर्ट में है वो वहाँ पे बैठे। तो इस कारण क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया की युद्ध होता है। अब वहाँ पे जो युद्ध होता है तो उसका इम्पेक्ट भारत में पड़ता है कि वहाँ वो लोग, अरे उसने मेरे को मार दिया, उसने उसको मेरे को कैसे मार दिया, चलो हम इनसे अभी बदला ले लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसा होता है, इस तरह से ये युद्ध स्टार्ट होते हैं। और क्या हुआ था, तत्कालिक कारण क्या हुआ था, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया था, अंग्रेज एक बर्नेट था, बर्नेट नाम का एक अंग्रेज था, उसने फ्रांस के 2 जलपोत जला दिए थे। जलपोत बोले तो जहाज़ों को जला दिया था, अपने कब्जे में ले लिया और उनको दोनों को जला दिया था। तो इसके क्या है, ये युद्ध स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे कर्नाटक में ये युद्ध स्टार्ट हो गया था इसी कारण से। तो कर्नाटक का जो पहला बोर है, देखिए कर्नाटक का जो नवाब है, अब कर्नाटक में खुद का एक शासन किसका है, अनवरुद्दीन का शासन है। कर्नाटक पे जो इस समय शासन कौन कर रहा है, वो अनवरुद्दीन कर रहा है। नवाब अनवरुद्दीन कर्नाटक के शासक हैं, नवाब हैं। और यहाँ पे अंग्रेजों के युद्ध होंगे, देखिए कैसी घुसपैठ होती है यहाँ पे। अब मद्रास का गवर्नर मैंने आपको बताया है, अंग्रेज था मोर्स। मद्रास जो था अंग्रेजों के कंट्रोल में था, तो मद्रास का गवर्नर कौन था, मोर्स, जो कि अंग्रेज था। और जो पौंडीचेरी का गवर्नर है वो डुप्ले था, यानी कि फ्रांसीसी था। अब देखिए डुप्ले को क्या है, 1742 में भारत में आता है डुप्ले, मैंने आपको अभी भी बताया था आपको। डुप्ले ने ला बुडाने की मदद से, देखिए युद्ध हो रहा है, युद्ध तो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मद्रास में जो था वो गवर्नर अंग्रेज कौन था और पौंडीचेरी में डुप्ले था। अब डुप्ले ने क्या किया, ला बुडाने की मदद से मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। पहले क्या हुआ, युद्ध हुआ तो मद्रास किसके कब्जे में चला गया, डुप्ले बोले तो फ्रांसीसियों के कब्जे में मद्रास आ गया। और ये ला बुडाने की मदद से आया। ला बुडाने कौन है, ये मॉरिशस का गवर्नर है। अभी मैंने बताया था फ्रांसीसियों के कब्जे में मॉरिशस था, मालाबार था, कराईकल था। तो मॉरिशस का जो गवर्नर था वो ला बुडाने था, और ला बुडान ने मदद की डुप्ले की, तो मद्रास को कब्जे में ले लिया। फिर क्या
1748 में सेंट थॉमे का युद्ध होता है। ये सेंट थॉमे क्या है, पहला कर्नाटक युद्ध के कारण ही होता है, उसी का एक हिस्सा है आपका सेंट थॉमे का युद्ध। तो सेंट थॉमे का युद्ध जो होता है 1748 में, क्योंकि कर्नाटक का जो पहला युद्ध है देखिए 1740 से लेकर 1748 तक होता है। तो 1748 में जो अंतिम युद्ध होता है सेंट थॉमे का, इसमें महफूज खां जो कि अनवरुद्दीन का बेटा होता है, अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खां और फ्रांसीसी के वर्सेस में ये युद्ध होता है। और फ्रांसीसी का जो उस टाइम पे व्यक्ति होता है वो होता है पैराडाइज। कौन होता है, पैराडाइज व्यक्ति होता है, उसके बीच में ये युद्ध होता है। फ्रांसीसी जो गवर्नर होता है पैराडाइज या सेनापति, फ्रांसीसी सेनापति पैराडाइज, और जो महफूज होता है वो अनवरुद्दीन का बेटा, इनके बीच में युद्ध होता है। लेकिन जीत किसकी हो जाती है, पैराडाइज की जीत होती है। और 1748 में क्या होता है, एक्स्ट्रा-शापेल की संधि होती है। ये युद्ध होता है, युद्ध में क्या होता है, पैराडाइज की जीत होती है तो एक संधि हो जाती है। संधि क्या होती है, संधि इसलिए होती थी जो व्यक्ति जीतता था वो अपनी शर्तें रखता था, देखिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा, ये चीज़ देनी पड़ेगी। जो हारता था उसको ऐसा करना भी पड़ता था, क्योंकि वो हारा हुआ व्यक्ति है, और हारा हुआ व्यक्ति सारी शर्तें मानने को तैयार भी होता था। हालांकि हार वो जितनी मान सकता था वो ही मानता था, हर एक शर्त तो नहीं मान सकता था, लेकिन उसको मैक्सिमम उसकी शर्तें माननी पड़ती थी जो जीतता था। तो एक्स्ट्रा-शापेल की संधि के साथ ये युद्ध खत्म होता है, कर्नाटक का पहला युद्ध। इसमें क्या होता है, कर्नाटक के पहले युद्ध में जो संधि होती है इसमें अंग्रेज और क्या है फ्रांस के बीच में संधि होती है। तो ये एक्स्ट्रा-शापेल की जो संधि होती है ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होती है। तो अंग्रेजों को मद्रास मिल जाता है, जो कि अभी फ्रांसीसियों ने छीन लिया था, डुप्ले ने छीन लिया था ला बोर्डाने की मदद से। तो फिर से क्या है, अंग्रेजों को मद्रास मिल जाता है। और फ्रांस को क्या मिल जाता है, क्योंकि फ्रांस को क्या मिलता है वहाँ पे, फ्रांस को कहाँ पे, अमेरिका में एक शहर है लुडबर्ग, तो लुडबर्ग अमेरिका में जो है वो फ्रांस को दे दिया जाता है। इनके बीच में ऐसी संधि थी क्योंकि ये पूरे विश्व में लड़ रहे थे। अब जो दूसरा कर्नाटक वॉर होता है, देखिए पहला कर्नाटक वॉर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए ये युद्ध जो हो रहे थे, देखिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ। आप लोग देखेंगे कि ये महफूज खां और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता है, संधि आपकी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होती है। ऐसा कैसे हो सकता है, अरे ये युद्ध तो अंग्रेज और फ्रांस के कारण ही हो रहे थे ना, अंग्रेज और फ्रांस के कारण ही हो रहे थे। अंग्रेज क्या थे, ये आपके अनवरुद्दीन को भड़का दिया था कि देखिए फ्रांसीसी आपके यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, तभी तो महफूज खां लड़ा था आपके फ्रांसीसियों से। और फ्रांसीसियों के बीच में जब लड़ाई हो गई, अनवरुद्दीन हार गया, अनवरुद्दीन का बेटा हार गया, तब वो जो पक्ष ले लिया था वो अंग्रेजों ने ले लिया जाके महफूज खां का। और फिर उनके बीच में क्या है, एक्स्ट्रा-शापेल की संधि हुई। तो एक्स्ट्रा-शापेल की संधि में अंग्रेजों ने कहा देखिए अनवरुद्दीन को आपका इनका मद्रास दे दीजिए। हालांकि ले तो अपने आप लिया था, लेकिन वो इस तरह से बोल दिया गया था। तो ऐसा कुछ हुआ था। अब जो सेकेंड आपका वॉर होता है कर्नाटक वॉर, देखिए युद्ध में बड़ी रणनीति होती है, बड़ी चाल फेर से होते हैं ये युद्ध। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो आपका होता है वो 1749 से लेके 1754 तक होता है, दूसरा कर्नाटक युद्ध। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसको अंबर की लड़ाई भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अंबर की लड़ाई यानी कि दूसरा कर्नाटक युद्ध ही होता है वो। अब इसमें क्या है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। देखिए वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार के युद्ध के लिए बात हो रही थी, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं था उत्तराधिकार, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का युद्ध था, ऑस्ट्रेलिया में जो युद्ध हुआ था वही कारण था। अब यहाँ पर भी उत्तराधिकार का युद्ध है, लेकिन यहाँ पे उत्तराधिकार किसका किसका, एक तो हैदराबाद और एक कर्नाटक। कर्नाटक में जो नवाब है अनवरुद्दीन और एक और व्यक्ति हैं चांदा साहब, उनके बीच में ये युद्ध होगा उत्तराधिकार के लिए। और हैदराबाद में भी एक युद्ध होगा, ये उत्तराधिकार के लिए। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हैदराबाद में निजामुल मुल्क की मौत हो जाती है। ये निजामुल मुल्क कौन है, निजामुल मुल्क तो सर आपने बताया ही नहीं, निजामुल मुल्क आपका कौन है। निजामुल मुल्क मैं आगे अभी बताऊंगा, अभी तो ये कर्नाटक वॉर पढ़ रहे हैं, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा निजामुल मुल्क कौन है। निजामुल मुल्क ने ही हैदराबाद में नवाबशाही की स्थापना की थी, निजाम शाही की स्थापना की थी। 1748 में इनकी मृत्यु होती है। जब इनकी मृत्यु होती है निजामुल मुल्क की, तो इनका एक बेटा होता है, एक इनका बेटा होता है नासिर जंग, और उस नासिर जंग का बेटा होता है मुजफ्फर जंग, यानी कि निजामुल मुल्क का बेटा और इनका पोता, इनके बीच में युद्ध होता है। तो बेटा नासिर जंग, और नासिर जंग के साथ में कौन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज इनके साथ में होते हैं। और जो पोता होता है इनका मुजफ्फर जंग, इनके साथ में होते हैं फ्रांसीसी। तो एक तरफ कौन है, नासिर जंग और ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ कौन है, नासिर जंग का बेटा मुजफ्फर जंग,
और कौन है, फ्रांसीसी। तो इनके बीच में ये युद्ध होना स्टार्ट होगा। अब देखिए, अभी ये युद्ध नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए कर्नाटक में, यहाँ पे देख लीजिए कर्नाटक में कौन है, अनवरुद्दीन प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब अनवरुद्दीन के साथ कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी हुई है। और जो चंदा साहब हैं, चंदा साहब के साथ में कौन खड़ा है, फ्रांसीसी खड़े हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखिए एक चीज़, यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या है, ये आपके क्या है, ये मिल जाएंगे, मतलब नासिर जंग, अनवरुद्दीन और ईस्ट इंडिया कंपनी मिल जाएगी, और चंदा साहब और फ्रांसीसी और मुजफ्फर जंग मिल जाएंगे, और एक साथ युद्ध होगा दूसरा कर्नाटक युद्ध के लिए। तो ये क्या है देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, भारत से ये चला जाता है 1749 में। इसकी क्या हो जाती है, वापसी हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से बड़ी ही हानि होती है। लेकिन अगर ये रहता तो शायद जीत सकता था अगले युद्ध, लेकिन ये पहला युद्ध हार जाता है। पहला युद्ध क्या होता है, ये हार जाता है। नहीं, पहला युद्ध तो ये क्या है, जीत ही जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना, मुजफ्फर जंग, वो क्या बताया था मैंने आपको, अभी मैंने आपको जो अनवरुद्दीन का बेटा बताया था ना, महफूज खां, उसको क्या है, फ्रांसीसी हरा ही देते हैं। अब जो ये दूसरा कर्नाटक युद्ध है, देखिए इसमें डुप्ले की भारत से वापसी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया, देखिए मैं अभी जो आपको बता रहा था ना, क्या बता रहा था मैं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नासिर जंग और आपके क्या अनवरुद्दीन, ये एक साथ हो जाते हैं, ये एक साथ हो जाते हैं। और ये फ्रांसीसी और मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ये आपके एक साथ हो जाते हैं, और ये अपना गुट बना के युद्ध लड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया डुप्ले की तो भारत से वापसी हो चुकी थी। तो नया गवर्नर यहाँ पे कौन आया था, गोदेहू नाम का एक नया गवर्नर यहाँ पे आता है 1754 में। अब अंबर की लड़ाई होती है, और अनवरुद्दीन क्या होता है, बेचारा मारा जाता है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। और यहाँ पे क्या होती है, फिर पौंडीचेरी की संधि। देखो अनवरुद्दीन मारा जाएगा तो चंदा साहब को मिलेगा कर्नाटक, वो तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या होती है, पौंडीचेरी की संधि होती है। इस युद्ध में क्या होती है, पौंडीचेरी की संधि होती है। पौंडीचेरी की संधि के साथ ये युद्ध खत्म होता है। इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो आपका क्या होता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। क्या होता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध। और तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या है, ये 1758 से 1763 तक रहता है। ये सप्तवर्षीय युद्ध का एक हिस्सा था। जो सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का चला आ रहा था। 7 वर्षीय युद्ध, मतलब 7 वर्ष तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का लगातार युद्ध होता है, और उसी युद्ध का ये हिस्सा रहता है, जो कि 1756 से 1763 तक युद्ध होता है अंग्रेजों का। अब यहाँ पे देखिए, फ्रांसीसी जो गवर्नर है वो लाली था इस युद्ध में, और जो अंग्रेज गवर्नर था तृतीय कर्नाटक युद्ध में, ये आयरकूट था। देखिए अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, आयरकूट, और फ्रांसीसियों का गवर्नर कौन था, लाली था। तो ये गवर्नर होते हैं एक दूसरे के, और इन्हीं के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम होता है बांडीबास का युद्ध। 12 जनवरी 1760 को ये युद्ध होता है, बांडीबास का युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, पेरिस की संधि होती है। क्या होती है, पेरिस की संधि होती है इस युद्ध में। पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध खत्म होता है। और इस बांडीबास के युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो गया था। इस युद्ध से फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और जो 16 जनवरी 1761 तक पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, मतलब 1 साल तक। और अभी मतलब ये हार तो गए थे फ्रांसीसी यहाँ पे बांडीबास के युद्ध में हार गए थे, लेकिन क्या फ्रांसीसी हार ही गए थे, अभी भागे नहीं थे। अभी और भी ऐसी जगह थी जहाँ पे रुके हुए थे, लेकिन 1761 में क्या हो जाता है, पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, और फ्रांसीसी यहाँ से रवाना हो जाते हैं। फ्रांसीसी को ये एलिमिनेट कर देते हैं, फ्रांसीसी भारत छोड़ के चले जाते हैं। अब अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पे रह जाएगी। सारी की सारी कंपनियाँ यहाँ से भाग चुकी हैं, डेनिश स्वीडिश सभी चली गई हैं। अब केवल अंग्रेज बचे हुए। तो अंग्रेज अब विस्तार करेंगे, अपनी नई नई पॉलिसी लाएंगे, नई नई नीतियाँ लाएंगे। कहीं आपके मैसूर के साथ युद्ध करेंगे, तो कहीं आपके बंगाल के साथ युद्ध करेंगे, अलग अलग जगह पे ये युद्ध करेंगे। मराठा के साथ युद्ध होगा, और आपका क्या बोलता हूँ मैं, जो क्या होते हैं सरदार लोगों में क्या होता है, एक पंजाबी मतलब बोले तो सिख लोगों के साथ इनके युद्ध होंगे। तो जो भी युद्ध होंगे हम आगे पढ़ेंगे। और मैंने एक चार्ट यहाँ पे बनाया है, ये कर्नाटक और जो कर्नाटक के जो तीनों युद्ध हैं उनका एक चार्ट है। अगर आपको बड़ी ही मतलब आसान भाषा में मैं बोलूँ तो
एक बार में अगर आपको देखना हो तो आपको इस चार्ट को देख लेना। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध, हैदराबाद व कर्नाटक में मतलब ये, और एक्स्ट्रा शापेल की संधि, पौंडीचेरी की संधि, पेरिस की संधि। तो ये सारी बातें आप याद कर सकते हो इसी चार्ट के जरिए। तो अब चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं, चीज़ें मैंने आपको समझा ही दी हैं पीछे, तो उससे आप रिलेट कर लेना क्या मैंने समझाया है। तो ये क्या एक चार्ट है, इससे आप याद कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महान सर को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हमारी क्लास की, तो पीडीएफ के लिए, इस पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है महान सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, भले ही देर में डालता हूँ लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाती है। या फिर इसकी जो पीडीएफ है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।